Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. So today we are going to discuss how to design any mod asynchronous counter. तो देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने क्या डिस्कस किया था, क्लियर और प्रीसेट इनपुट जो होते एसिंक्रोनस काउंटर में वो क्या होते वो हमने पूरा डिटेल में जान लिया था पिछले वाले एपिसोड में। और वहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ऐसा एक फ्लिप फ्लॉप होगा तो फ्लिप फ्लॉप को दो इनपुट और क्लॉक तो रहती है आपको पता है, और आउटपुट क्यू बार यहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ क्लियर और प्रीसेट इनपुट होते हैं लेकिन अभी तक हमने दिखाए नहीं थे, मतलब वो डीएक्टिवेट थे, ऐसा हमारा मानना था, ठीक है। और अभी हम आगे जाके क्लियर और प्रीसेट इनपुट का इस्तेमाल करने वाले, इसलिए मैंने क्लियर और प्रीसेट इनपुट पिछले वाले एपिसोड में आपको पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आपके क्लियर और प्रीसेट इनपुट होते और ये जनरली एसिंक्रोनस इनपुट होते, मैंने आपको बताया था वो क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज नहीं रहते हैं, ठीक है। तो क्लियर और प्रीसेट इनपुट एक्टिवेट हो जाने के बाद, मतलब क्लियर इनपुट अगर पुल आपका एक्टिवेट होता है, क्लियर इनपुट की पिन अगर आपके एक्टिवेट होती है तो वो देखेगा नहीं कि क्लॉक आपका एक्टिवेट है या नहीं, ये दोनों इनपुट क्या है, 1 0 है, 0 0 है, 0 1 है या फिर 1 1 है, वो कुछ नहीं देखेगा। अगर क्लियर पिन एक्टिवेट होती है तो वो तुरंत इस आउटपुट को 1 पे भेज देगा, और अगर आपकी प्रीसेट पिन एक्टिवेट होती है तो तुरंत वो इस आउटपुट को क्लियर इनपुट पिन एक्टिवेट होती है तो तुरंत इस आउटपुट को 0 पे भेज देगा, और प्रीसेट इनपुट पिन अगर एक्टिवेट होती है तो तुरंत ये आउटपुट 1 पे चला जाएगा, ठीक है। अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं होगा क्लॉक के साथ तो, और अगर क्लियर और प्रीसेट इनपुट सिंक्रोनाइज होती है क्लॉक के साथ तो एट दैट टाइम क्लियर इनपुट अगर आपका एक्टिवेट होता है तो एट दैट टाइम क्लॉक अगर आपका एक्टिवेटेड है तो देन एंड ओनली देन, मतलब क्लॉक जब आपका एक्टिवेट होगा तभी आपका आउटपुट 0 पे जाएगा अगर सिंक्रोनाइज होगा तो। लेकिन जनरली ये सिंक्रोनाइज नहीं रहता क्लॉक के साथ, ये एसिंक्रोनस इनपुट्स बोलते हैं हम इसे, क्लियर और प्रीसेट इनपुट को एसिंक्रोनस इनपुट जनरली हम बोला जाता है। अगर मेंशन किया होगा कि ये सिंक्रोनस इनपुट है, अगर गिवन में क्वेश्चन में अगर मेंशन किया होगा तो एट दैट टाइम आपको वैसा सोचना पड़ेगा जैसा मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको क्या बताया था कि क्लियर और प्रीसेट इनपुट में ये जो आपका क्लियर इनपुट होता है तो क्लियर इनपुट हाई इनेबल हो सकता है या लो इनेबल हो सकता है, वैसे ही प्रीसेट इनपुट आपका हाई इनेबल हो सकता है या फिर लो इनेबल हो सकता है, बराबर है। तो हाई इनेबल कैसे मेंशन करते हैं, हाई इनेबल मतलब क्लियर इनपुट अगर 1 होगा देन एंड ओनली देन आपका आउटपुट 0 पे जाएगा। तो क्लियर इनपुट 1 होगा तो 1 देंगे तो वो हाई इनेबल होगा, तो फिर 1 देने के बाद वो 0 पे जाएगा आउटपुट। तो क्लियर इनपुट हाई इनेबल है, इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ कोई आपको बबल दिखाई नहीं देगा, यहाँ जो पिन रहती है वहां कोई बबल दिखाई नहीं देगा, वो हमने देखा था ऐसा बबल नहीं होगा, डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर बार नहीं रहेगा। अगर इसके ऊपर बार और बबल ऐसा दोनों दिखाई दे या फिर यहाँ सिर्फ बार दिखाई दे या तो फिर ऐसा यहाँ बार और यहाँ कोई बबल ना दिखाई दे, कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे, फिर भी वो आपका लो इनेबल इनपुट बन जाएगा, और वैसा ही प्रीसेट के लिए रहेगा। ये पूरा हमने डिटेल में जान लिया था। अभी हम इस एपिसोड में डिस्कस करते हैं हाउ टू डिजाइन एनी मॉड एसिंक्रोनस काउंटर। मेरा कहने का मतलब है, मैंने आपको वो भी बता दिया था कि अगर मान लो आपके पास 3 फ्लिप फ्लॉप से, तो 3 फ्लिप फ्लॉप से आपके 8 कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते। तो एसिंक्रोनस काउंटर तो अप काउंटर भी जनरेट कर सकता है, डाउन काउंटर भी, आपको पता है। तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स आपने लगाए और ऐसे पैटर्न में लगाए कि उस पैटर्न के हिसाब से आपका अप काउंटर जनरेट हो रहा है, तो वो 0 0 से आगे बढ़ते बढ़ते 1 1 1 तक, मतलब 7 तक जाएगा। अगर 3 कॉम्बिनेशन होंगे तो उसके 0 से 7 तक, मतलब उसके 8 कॉम्बिनेशन वो जनरेट करेगा। 3 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे तो 16 कॉम्बिनेशंस वो जनरेट करेगा 4 फ्लिप फ्लॉप से। और मान लो आप ऐसे पैटर्न में वो लगाते कि वो डाउन काउंटर जनरेट करे, तो वो 0 0 0 0 से फिर बाद में 1 1 1 1, फिर बाद में मतलब 15 14 13 12 11 ऐसा डाउन डिक्रीमेंट होते रहेगा। लेकिन जितने आपके फ्लिप फ्लॉप से उसके अकॉर्डिंग, मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप से तो 2 की पावर 3 मतलब 8 कॉम्बिनेशन वो जनरेट करेगा ही करेगा। अगर 4 फ्लिप फ्लॉप से तो 16 कॉम्बिनेशन जनरेट करेगा ही करेगा, चाहे आपका वो अप काउंटर हो या फिर आपका वो डाउन काउंटर हो, ये आपको पता है, बराबर है। तो अगर मैंने मान लो मुझे चाहिए मॉड 10 काउंटर, मुझे चाहिए मान लो मुझे
मॉड 12 काउंटर चाहिए। तो 12 तक क्या वो जाएगा, मतलब मैंने ऐसे 4 फ्लिप फ्लॉप्स लिए, ठीक है, 4 फ्लिप फ्लॉप्स मैंने लिए, इनके कुछ ना कुछ इनपुट रहेंगे, ठीक है। तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स मैंने लिए, तो ये 0 0 से मान लो ऐसे मैंने जनरेट किए कि अप काउंटर मेरा जनरेट हो इस एसिंक्रोनस में। तो 0 0 के बाद वो 1 पे जाएगा, फिर 2 3 4 5 ऐसा वो 15 तक जाएगा, बराबर है। टोटल 0 से 15 मतलब वो 16 कॉम्बिनेशन जनरेट करेगा ही, और देन वो फिर 0 पे आएगा अगर वो अप काउंटर हम जनरेट करते तो। लेकिन मान लो मुझे चाहिए मॉड 12 काउंटर, ऐसा मुझे चाहिए, तो ये 1 पे आएगा, फिर 2 पे, 3 पे, ठीक है। यहां में कुछ डायरेक्टली नहीं लिखता, अभी देखो 0 1, अभी ये 2 पे आया, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मतलब 1 0 1 0 होता है, 11 मतलब 1 0 1 1। और अगर मुझे चाहिए, मैंने कहा मुझे ये मॉड 12 काउंटर जनरेट करना है, मॉड 12 काउंटर मुझे जनरेट करना है। तो मॉड 12 काउंटर जनरेट करना है मतलब 1 0 1 1 के बाद वो डायरेक्टली 0 0 0 0 पे जाना चाहिए। तो ऐसा डायरेक्टली पॉसिबल है क्या? 4 फ्लिप फ्लॉप से तो वो तो 15 तक जाएगा ही जाएगा। तो बीच में आपको कहीं ना कहीं रोकना है। अगर आपने मॉड 12 काउंटर बनाया तो यहां उसे रोकना पड़ेगा, इसके बाद वो 0 पे जाना चाहिए। मॉड 8 बनाया तो यहां तक ही उसे आना पड़ेगा, मतलब 8 तो हम बना सकते 3 फ्लिप फ्लॉप से। अगर मैंने मॉड 10 काउंटर मुझे बनाना है ऐसा कहो, तो मॉड 10 काउंटर मुझे बनाना है तो वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए 1 0 1 0 के बाद, मतलब यहां अगर वो आता है आपका काउंटर तो इसके बाद वो 0 0 0 0 पे जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर हम कहेंगे कि वो मॉड 10 काउंटर है। तो ऐसे बीच में अगर काउंटर को आपको रोकना है, कहीं पर भी डाउन काउंटर होगा या अप काउंटर होगा, बीच में ही कहीं पर रोक देना है, तो फिर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है क्लियर और प्रीसेट इनपुट, जो हमने पूरा डिटेल में पिछले वाले एपिसोड में देखे थे। तो अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं कि वो क्लियर और प्रीसेट इनपुट हम कैसे इस्तेमाल करते। अभी यहां हम क्लियर इनपुट का इस्तेमाल करेंगे, प्रीसेट के लिए अलग से एग्जांपल मैं अगले वाले एपिसोड में ले लूंगा, ठीक है। तो अभी क्लियर इनपुट के लिए हम देखते। तो मान लो मुझे बनाना है बीसीडी काउंटर के एग्जांपल में ले रहा हूं। मान लो मुझे बनाना है बीसीडी काउंटर। तो बीसीडी क्या होता है? बीसीडी काउंटर, बीसीडी आपको पता है, अब आप सभी को बेसिक में आपका हो गया। बीसीडी मतलब क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, बराबर है, आपको पता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका मतलब ऐसा है कि आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक हम जाएंगे, मतलब इसका बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे हम। मतलब अभी आपको देखो, आपका कंप्यूटर रहता है, ठीक है, आपका कैलकुलेटर रहता है, ये सारे जो भी आपके इक्विपमेंट्स रहते, तो वो क्या करते हैं, इनको हम डिजिट्स टाइप करते ऊपर से। कैलकुलेटर है, हम हमारे डेसिमल में डिजिट्स टाइप करेंगे ऊपर से, लेकिन वो रीड क्या करेगा अंदर? वो बाइनरी में रीड करता है। अंदर वो जो रीड करता है वो बाइनरी में होता है, आपको पता है, ठीक है। तो बाइनरी में उसे अगर वो रीड करता है तो उसको आसान हो जाता है। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब क्या है कि वो 9 तक होता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल 0 to 9, ठीक है, उसका भी बेस 10 होता है, 0 से 9 तक वो होता है। मतलब हमारा जो डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है, 0 to 9। वैसा ही आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन हम बाइनरी में कर देते हैं। सिंपल है, बराबर है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम बाइनरी में कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि वो बाइनरी कोडेड डेसिमल है। तो आप कहेंगे कि क्या ये सिर्फ 0 से 9 तक ही है, बाद में ये नहीं बढ़ता के आगे? तो बिल्कुल सही है। मतलब अगर आप कहते हैं कि 10 को आप लिखो 1 0 1 0, फिर 11 को लिखो 1 0 1 1, ऐसा लिखो 11 को, फिर 12 को आप लिखो 1 0 1 1, आपने लिखा 11 को, 12 को आप आगे लिखो, ठीक है, 1 1 0 0 12 को लिखेंगे, 13 को आप क्या लिखेंगे? 1 1 0 1 लिखेंगे, 14 को 1 1 1 0, फिर 1 1 1 1, ऐसे 15 तक। तो यहां से आगे वो नहीं बढ़ता, यहां तक ही रुकता है। बीसीडी मतलब उसका बेस 10 होता है, तो वो 0 से 9 तक ही होता है। 10 11 12 13 14 15 ये काउंट करने के लिए ये हेक्साडेसिमल सिस्टम में काउंट होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस क्या होता है? 16।
तो वो 0 से 15 तक काउंट करता है हेक्साडेसिमल में। ऑक्टल का बेस क्या होता है 8, तो वो 0 to 7 से काउंट करता है, 0 to 7 तक, ठीक है। तो ये BCD है, तो ये इसका बेस 10 होता है, 0 से 9 तक वो काउंट करता है। और ये BCD की जरूरत क्यों पड़ी, फिर बाइनरी कोडेड डेसिमल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो वो ही मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्टली ऐसा डेसिमल में तो वो रीड नहीं कर सकता, कंप्यूटर होगा आपका, कैलकुलेटर, सारे इक्विपमेंट वो बाइनरी में रीड करते। और अभी आप देखो, मान लो कि मैंने एक नंबर लिया डेसिमल, मैंने कौन सा भी एक नंबर, मान लो मैंने एक नंबर लिया 19 नंबर है, 19 बेस 10। तो 19 बेस 10 को मैंने अगर बाइनरी में लिखा, तो बाइनरी में मतलब बेस 2 फॉर्म में मैंने लिखा, तो कैसे लिखेंगे 1 0 0 1 1 बेस 2। आपको पता है बाइनरी में कैसे लिखते, तो ये बाइनरी में लिखेंगे। लेकिन इसको यहां तक कन्वर्ट करने के लिए उस इक्विपमेंट को ज्यादा टाइम लगेगा रैदर दैन अगर उसने BCD कोड BCD काउंटर के अकॉर्डिंग अप्लाई किया, तो उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा कन्वर्ट करने में। मतलब अभी इसको अगर आपको BCD में लिखना है तो आप अलग अलग से लिखेंगे। 1 को आप BCD में कैसे लिखते 0 0 0 1, और 9 को आप BCD में कैसे लिखते 1 0 0 1। तो ये हो गया आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म में। अभी 1 9 को हमने BCD फॉर्म में लिखा, मतलब 0 to 9 तक वो जाता है, 10 से आगे नहीं जाता, ठीक है। अगर इस 10 को मुझे रिप्रेजेंट करना है बाइनरी कोडेड डेसिमल में, तो मैं 1 0 1 0 से नहीं करूंगा। 10 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, 1 को अलग 0 0 0 1 और 0 को 0 0 0 0। ये हो गया आपका BCD में, ऐसा वो चलता है। तो BCD का हर बार आप याद रखो, BCD काउंटर में 0 to 9 तक ही आपके वो BCD कोड्स होते हैं, आगे वो नहीं जाते। और कोई नंबर BCD फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखते, मतलब आपके कैलसी में आपने 19 डाला तो वो आगे अंदर ये रीड करेगा 0 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये आपको बताना जरूरी था, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसीलिए वो एक्सप्लेन करने के पहले मैंने आपको बता दिया। अभी मुझे ये BCD काउंटर डिजाइन करना है। मान लो ये मुझे अप काउंटर डिजाइन करना है, तो BCD काउंटर उसका बेस 10 होता है, इसलिए ये क्या हो गया आपका मॉड 10 काउंटर, हम इसे कह सकते, इसे हम मॉड 10 काउंटर भी ले सकते। तो ये एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं BCD काउंटर का। तो BCD काउंटर मुझे डिजाइन करना है, तो मैं कैसे डिजाइन करूंगा। तो अभी यहाँ 0 0 0 0 से 1 0 0 1 तक आप आ गए। बाद में होता है 1 0 1 0 10 के लिए, फिर 11 के लिए 1 0 1 1, 12 के लिए 1 1 0 0, 13 के लिए क्या होगा आपका 1 1 0 1, 14 के लिए 1 1 1 0, 15 के लिए 1 1 1 1। तो क्या ये अगर मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप्स लिए, ठीक है, मान लो मैंने ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स लिए। अभी हम फ्लिप फ्लॉप का स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर लेते। तो देखो एसिंक्रोनस काउंटर हमें ड्रॉ करना है, और यहाँ आपको 4 यहाँ बिट्स दिखाई दे रही, तो 4 बिट्स के लिए मतलब मुझे 4 फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ लेने पड़ेंगे। तो मैं 4 फ्लिप फ्लॉप यहाँ ले रहा हूं, ठीक है। तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स में ले रहा हूं, इसके इनपुट रहेंगे 2 इनपुट हर तरफ, जेके इनपुट, जेके फ्लिप फ्लॉप ही मैं यहाँ ले रहा हूँ। आप कौन सा भी ले सकते, कौन सा भी फ्लिप फ्लॉप लो, लेकिन वो टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन में ही ऑपरेट करना चाहिए। मतलब आप डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल कर सकते। डी और टी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो मैं बाद में आपको पढ़ा दूंगा 1-2 एपिसोड लेके, ठीक है। तो ये जेके इनपुट है, तो इसको मैं कहता हूँ जे नॉड के नॉड, J1 K1, J2 K2, J3 K3, ठीक है। 4 फ्लिप फ्लॉप्स मैंने यहाँ ले लिए हैं, और इसका आउटपुट रहेगा Q नॉट बार Q1, सॉरी ये Q1 है, Q1 बार, Q2 बार और Q3 बार, ठीक है। और यह आउटपुट हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये ले लिया, और मेरा क्लॉक मुझे दिखाना पड़ेगा, क्लॉक रहेगा हर एक फ्लिप फ्लॉप के लिए, क्लॉक इनपुट, तो क्लॉक इनपुट। अभी हमें पता है कि ये एसिंक्रोनस काउंटर है, तो एसिंक्रोनस काउंटर में एक्सटर्नली एक फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक हम अप्लाई करते, तो यहां मैंने क्लॉक अप्लाई कर दी। और हमें एक बात अभी अच्छे से पता है कि अभी हमें अप काउंटर जनरेट करना है। तो अप काउंटर अगर मुझे जनरेट करना है
तो एक जगह बबल एक जगह नहीं, ऐसा मुझे दिखाना पड़ेगा। अगर डाउन काउंटर जनरेट करना होता तो मैंने आपको पढ़ाया था दोनों जगह बबल या दोनों जगह नहीं होगा तो डाउन काउंटर होगा। तो यहाँ एक जगह बबल आपको दिखाना पड़ेगा अप काउंटर जनरेट करना है। तो मैं ये क्लॉक के ऊपर बबल दिखाई देता हूं, इसके ऊपर बार भी दिखाया तो ये दोनों एक ही काउंट होगा। तो इसके ऊपर बार दिखाओ या ना दिखाओ कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये अप काउंटर जैसा ही एक्ट करेगा। ये एक बबल या बार दोनों भी दिखाया फिर भी वो एक कॉम्प्लीमेंट की तरह ही एक्ट करता है, आपको मैंने ये भी बताया था डिटेल में। तो यहां मैंने क्लॉक अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये क्लॉक मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ रेड कलर मैच हो रहा है, आपको दिखने में आसानी नहीं होगी, ठीक है, मैं ये कलर लिख लेता हूँ क्लॉक। यहां से मैंने एक्सटर्नल क्लॉक इनपुट एक फ्लिप फ्लॉप को दे दिया। अभी अंदर के ये सारे फ्लिप फ्लॉप हो गए, तो इनको भी आपको कैसे प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक जगह बबल एक जगह नहीं, ऐसा प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन एंड ओनली देन वो अप काउंटर बनेगा। तो यहां मैंने बबल प्रोवाइड किया, यहां मैंने बबल प्रोवाइड किया और यहां मैंने बबल प्रोवाइड किया। अब ये अप काउंटर बन गया, लेकिन ये नॉर्मल अप काउंटर है। यहां मैंने क्लियर या तो फिर प्रीसेट इनपुट का इस्तेमाल किया है क्या? नहीं, यहां मैंने बिल्कुल उसका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना चाहिए मुझे यहां। क्यों? क्योंकि मुझे मॉड 10 काउंटर बनाना है। मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप लिए क्योंकि मेरे पास 4 बिट्स थे, तो 4 बिट्स थे तो ये मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप्स लिए। तो लिए मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप्स, लेकिन अभी होगा क्या? अभी 4 फ्लिप फ्लॉप्स लिए अप काउंटर वो जनरेट करेगा, ऐसा मैंने पैटर्न यहां उसे रख दिया, डिजाइनिंग ऐसी कर दी। लेकिन अभी होगा क्या? ये 10 पे नहीं रुकेगा, जो आपको यहां रुकना चाहिए और बाद में 0 पे चला जाना चाहिए। हमारा ये टारगेट है, ये नहीं होगा, वो आगे जाके बढ़ेगा 1 0 1 1, मतलब 11 12 13 14 15 और बाद में फिर वो 0 पे जाएगा। यहां तक वो जाएगा ही जाएगा, तो उसको तो रोकना है आपको, यहां उसे रोकना ही पड़ेगा। तो इसे यहां रोकना है तो यहां आपको इस्तेमाल करेगा, आपको करना पड़ेगा क्लियर या तो फिर प्रीसेट इनपुट। तो यहां मैं क्लियर इनपुट का इस्तेमाल करता हूं। तो आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम यह भी क्लियर इनपुट का इस्तेमाल करें कि प्रीसेट का? तो जनरली एक बात ध्यान में रखो, ऐसा नहीं है कि आप यहां प्रीसेट नहीं लगा सकते, लेकिन जनरली एक बात आप याद रखो कि डाउन काउंटर के लिए हम प्रीसेट पिन लेते हैं। आप लिख लो अच्छे से, अगर लिखना है तो डाउन काउंटर के लिए जनरली हम प्रीसेट पिन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपका अप काउंटर होगा, अप सीक्वेंस होगा और वहां आपको कोई रुकना है, मतलब अप काउंटर के लिए हम क्लियर पिन जनरली यूज करते हैं। एक ही आपको यूज करनी है, क्लियर या तो प्रीसेट, ठीक है। तो अप काउंटर के लिए जनरली हम क्लियर पिन का इस्तेमाल करेंगे और डाउन काउंटर के लिए हम जनरली इस्तेमाल करते हैं प्रीसेट पिन को। ये एक बात आप अच्छे से ध्यान में रखो, लिख लो अगर आपको लिखना है तो, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे आप, ठीक है। तो अभी देखो, अभी मैं आपको बताता हूं कि आपको रुकना कहाँ है। ये मॉड 10 काउंटर है, मॉड 10 मतलब यहां ये आपका 1 0 1 0 है। अभी ये आपका सीक्वेंस तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको पता है। अभी क्लॉक कैसी जाएगी ये मैं पहले बता देता हूं। हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से पता चलना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखो ये 0 0 0 0 ये तो आपकी इनिशियल स्टेट है, ठीक है, ये तो हर जगह रहती है, ये इनिशियल स्टेट हम इसे बोलते। अभी सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ LSB और MSB कौन है। यहाँ आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका टास्क होता है MSB या LSB को पहचानना। तो मैंने आपको बताया था एक्सटर्नली जिस फ्लिप फ्लॉप को आपने क्लॉक अप्लाई किए वो आपका LSB होता है, ठीक है। तो इसको अप्लाई किए मतलब Q0 आपका क्या हो गया, LSB। आपको ऐसा ही देखना पड़ेगा, नहीं तो वहां मिस्टेक हो जाती है पेपर में, ठीक है। तो यहाँ आपका Q0 LSB हुआ, बाद में फिर आप सक्सेसिवली आगे मूव करते जाएंगे, Q1 Q2 Q3, ये आपके सारे MSB हो गए आगे जाके, Q1 Q2 Q3। तो ये Q3, ये Q2 वाला, ये Q1 और ये Q0 आपको पता चल गया, ठीक है। अगर ये क्लॉक मैंने यहां से लगाई होती, यहां से, तो फिर यहां जो आउटपुट होता, अगर यहां Q3 आउटपुट आता यहां, तो फिर Q3 मेरा LSB होता और Q0 मेरा MSB होता, अगर यहां से मैंने एक्सटर्नली क्लॉक लगाई होती तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला टास्क हमने कंप्लीट किया। दूसरा टास्क है पहचानो कि आपने अप काउंटर बनाया कि डाउन। तो ये अप काउंटर
काउंटर है, एक जगह बबल है एक जगह नहीं है, मतलब ये अप काउंटर है, बराबर है। अगर यहाँ दोनों जगह बबल होता, मतलब यहां से लेते और यहां भी बबल है, तो फिर वो डाउन काउंटर होता। ठीक है, ये मैंने अच्छे से बताया, आपको पता है आपको अच्छे से। ठीक है, अभी आगे मूव करते, दोनों टास्क हमने कंप्लीट कर दिए, अभी थर्ड टास्क की तरफ मूव करते। हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट टास्क है कि मॉड 10 काउंटर हमें बनाना है। तो अभी ये अप काउंटर है, हमें पता चल गया। अभी फर्स्ट क्लॉक आपकी यहां आ रही है, बराबर। ये तो आपकी इनिशियल स्टेट है, इसे हम ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं। ये बार बार नहीं आती, 0 0 0 0, ये आपकी इनिशियल स्टेट है। पहले आपके सारे आउटपुट 0 0 0 0 पे ही पड़े रहते। अभी अप सीक्वेंस जैसे हमने डिजाइन की, इसलिए अगर पहली क्लॉक आती है तो वो 1 आएगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा। दूसरी क्लॉक आती है तो फिर 1 से इंक्रीमेंट होगा, 2 पे आएगा। ठीक है, क्लॉक 3 उसकी आती है तो ये आपका 3 पे आएगा, फिर 4th क्लॉक आएगी, फिर 5th आएगी, 6th आएगी, 7th 8 क्लॉक आएगी, 9th आएगी। ठीक है, और 9th क्लॉक आएगी। अभी मॉड 10 काउंटर है तो 10th क्लॉक उसकी जैसी आएगी, 10th क्लॉक उसकी जैसी आएगी तो ये यहां 0 0 0 पे जाना चाहिए, डायरेक्टली वो 0 0 0 पे जाना चाहिए, मतलब वो यहां तक ही आपका आना चाहिए। इसके बाद 10th क्लॉक जब उसकी आएगी तब वो डायरेक्टली 0 0 0 0 पर भी जाना चाहिए। तो यहां आपको यहां लेना पड़ेगा क्लियर इनपुट, क्योंकि ये अप काउंटर है तो जनरली अप काउंटर के लिए हम क्लियर इनपुट लेते हैं। इसके लिए अभी क्लियर इनपुट आप कहेंगे कि हाई इनेबल इनपुट ले कि लो इनेबल ले, तो आपको जो सूट करता है आप ले। ठीक है, आपको जो पसंद है उसका कोई रोल नहीं है। अगर हाई इनेबल इनपुट होगा, अगर गिवन में दिया होगा तो वो लेना पड़ेगा, लो इनेबल या हाई इनेबल। अगर दिया नहीं तो आप कुछ भी ले। अभी मैं यहां ले रहा हूं लो इनेबल इनपुट। ठीक है, लो इनेबल इनपुट मतलब क्लियर पिन को जब मैं 0 पास करूंगा, देन एंड ओनली देन मेरा फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होगा, मेरा 1 पे चला जाएगा। ठीक है, सॉरी 0 पे चला जाएगा। ठीक है, अभी ये देखो क्लियर इनपुट मैंने यहां अप्लाई किया, उसके ऊपर मैंने बार लगा दिया है। ठीक है, तो अभी देखो क्लियर इनपुट हमने अप्लाई किया है। क्लियर इनपुट मेरा कैसा है, लो इनेबल इनपुट है मेरा, लो इनेबल। तो लो इनेबल दिखाने के लिए यहां मुझे अभी बबल दिखाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि क्लियर के ऊपर मैंने बार दिखा दिया है। अगर फिर भी बबल दिखाया फिर भी वो लो इनेबल ही होगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर बार नहीं दिया और यहां बबल बबल दिखाया फिर भी वो लो इनेबल रहेगा, और यहां बबल नहीं और यहां भी बार नहीं, कुछ नहीं होगा तो फिर वो हाई इनेबल बन जाएगा। क्लियर इनपुट आपका, आपको पता है वो। ठीक है, तो क्लियर इनपुट आपको यहां अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप अभी वो कैसे अप्लाई करेंगे ये देखना सबसे बड़ा टास्क है और सबसे इजी टास्क है, ऐसा मैं कह सकता हूं। अभी देखो क्या होगा, ये 10th क्लॉक आपने अप्लाई की। 10th क्लॉक अप्लाई करने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट थी कि वो डायरेक्टली 0 0 0 0 पे चला जाए, आपका जो काउंटर है वो, बराबर है, क्योंकि ये मॉड 10 काउंटर है। तो मॉड नंबर अप्लाई करने के बाद वो 0 पे डायरेक्टली जाना चाहिए। तो ये 1 0 1 0 सीक्वेंस ये सिर्फ टेम्परेरीली आएगा। टेम्पररी आपका 1 0 1 0 सीक्वेंस आपको यहां दिखाई देगा फॉर नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड के लिए मैं बोल सकता हूं, बहुत ही कम समय के लिए इस आउटपुट्स पे Q1 Q0 Q1 Q2 Q3 पे मुझे 1 0 1 0 सिर्फ कुछ समय के लिए आपको दिखाई देगा मतलब वो उतना समय के लिए आप वो काउंट ही नहीं कर सकते, लेकिन वो होगा कुछ समय के लिए, ये 1 0 1 0 होगा। और जैसे ही 1 0 1 0 आएगा डायरेक्टली आपका 0 0 0 0 पे आपका काउंटर चला जाएगा, मतलब इनिशियल स्टेट पे डायरेक्टली आपका काउंटर चला जाएगा जब 1 0 1 0 क्रिएट होगा। क्योंकि नॉर्मली हम एक एक से आगे बढ़ते जा रहे, तो एक एक से आगे बढ़ते जा रहे, और जैसे ही 1 0 1 0 काउंटर में आएगा वो डायरेक्टली 0 0 0 0 पे चला जाएगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। अभी देखो फिर ये 1 0 1 0 के आने के बाद वो जा रहा है, मतलब कौन सा भी मॉड काउंटर जब हम बनाते हैं तो वो मॉड काउंट कुछ समय के लिए आता है। मतलब अभी देखो ये 9th क्लॉक है, 9th क्लॉक है, तो 9th क्लॉक के बाद 10th क्लॉक जब आपकी आएगी तब एक एज आएगी। ये एज ट्रिगरिंग है सारी, ये सारी जो भी ट्रिगरिंग है ये एज ट्रिगरिंग है। ठीक है, एज का साइन में देना भूल गया, ये सारी एज ट्रिगरिंग है। तो एज ट्रिगरिंग है तो यहां आपकी जब एज आएगी, एक एज आएगी और फिर आपका 10th क्लॉक में जो आपका आउटपुट है वो आपको यहां देखने को मिलेगा एज आने के बाद। तो वो आउटपुट सिर्फ
कुछ नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड के लिए देखने को मिलेगा, और जैसे ही ये 1010 आता है तो डायरेक्टली आपका आउटपुट मतलब आपका जो क्लॉक है काउंटर का मतलब, तो वो 0000 पे चला जाएगा। क्लॉक आपकी 10th क्लॉक आएगी तो काउंटर 00 पे चला जाएगा। तो वो कैसे जाएगा यही बताना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। मतलब या हम कौन सा ऐसा गेट लगाए इन सारे इनपुट्स को कि वो डायरेक्टली 00 पे चला जाएगा। सिर्फ ये कॉम्बिनेशन आता है तभी, बाकी के सारे कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1010 के कॉम्बिनेशन में ही ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, Q0 आपका क्या है, Q0 आपका 0 है, तो 0 है तो एसओपी में Q0 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q0 आपका अभी 10th क्लॉक में 0 है तो एसओपी में रिप्रेजेंट कर हम कैसे कर सकते हैं, उसे Q0 बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, Q0 बार से मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। Q1 आपका अभी 1 है 10th क्लॉक में, तो एसओपी में इसे मैं Q1 से रिप्रेजेंट करूंगा। Q2 मेरा 0 है तो मैं Q2 बार से रिप्रेजेंट करूंगा। Q3 मेरा 1 है तो मैं Q3 से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये कॉम्बिनेशन जब क्रिएट होता है तो आपका जो आउटपुट है मतलब आपका जो क्लॉक है 10th क्लॉक आने के बाद, मतलब जब भी आता है तो विद इन अ मिली सेकंड नैनो सेकंड डायरेक्टली वो 0 पे चला जाएगा आपका काउंटर। ऐसी अरेंजमेंट आपको करनी है, तो आप कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूंगा अभी देखो। मैंने क्या किया, Q3 इनपुट है मेरे पास, Q3 इनपुट है तो इस Q3 इनपुट को मैंने बाहर निकाला। जैसा जैसा यहां नोटेशन हमने दिया एसओपी में वैसे सारे इनपुट्स बाहर निकालो। ये Q3 है तो इस Q3 को मैंने बाहर निकाल लिया। यह क्या है, Q2 बार है, तो Q2 बार टर्मिनल हमारे पास अवेलेबल है इस फ्लिप फ्लॉप का, तो ये Q2 बार टर्मिनल भी मैंने यहां से बाहर निकाल लिया। ये Q2 बार मैंने बाहर निकाला। ठीक है, अभी हम आगे जाके मूव करते। अभी ये क्या है, ये Q2 बार हमने बाहर निकाला, Q3 बाहर निकाला, Q1 बाहर निकालना है तो Q1 टर्मिनल ऊपर है तो ये Q1 टर्मिनल में बाहर निकालता हूं। ये Q1 टर्मिनल मैंने ऐसा बाहर निकाला। ठीक है, और आपका अभी Q0 बार टर्मिनल है तो ये Q0 बार टर्मिनल यहां से मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ऐसे चारों टर्मिनल मैंने बाहर निकाले। तो अभी आप कहेंगे ऐसा कौन सा गेट है जिसका आउटपुट, आपको आउटपुट क्या चाहिए उस गेट का। यहां पर्टिकुलर में कुछ ना कुछ अभी गेट लगाऊंगा, बराबर है, नैंड नॉर कौन सा भी लगा सकते, देख के लगाना पड़ेगा, कौन सा भी नहीं। मतलब अभी वो गेट इन चारों कॉम्बिनेशन जब आपके 1 1 1 1 होते तब ये गेट आपका 0 क्रिएट करे और वो 0 सारे क्लियर इनपुट को पहुंचा दे, ऐसा मुझे बताना है। क्योंकि मेरा ये क्लियर इनपुट लो इनेबल है, तो लो इनेबल है मतलब मुझे 0 0 चाहिए सारे क्लियर इनपुट को। तो सारे क्लियर इनपुट आपके 0 0 होंगे, जब ये कॉम्बिनेशन आता है तभी वो 0 0 होंगे और तभी आपका आउटपुट 0 0 0 0 पे पहुंच जाएगा, जो आपको चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अभी देखो अभी आपको वो कैसे करनी पड़ेगी अरेंजमेंट। अभी ये Q3 है, Q3 आपका 1 है, 10th क्लॉक जब आती है तो Q3 आपका 1 है तो Q3 आपका यहां 1 आया, बराबर है। Q2 बार की मैं बात कर रहा हूं, यहां Q2 आपका 0 है, मतलब यहां Q2 आपका 0 है इस 10th क्लॉक के लिए, ये Q2 आपका 0 है, लेकिन हमने Q2 का बार लिया है तो Q2 0 है और हमने Q2 का बार लिया है तो Q2 का बार क्या होगा, 1, मतलब ये भी इनपुट इन दैट केस इस क्लॉक के समय 1 होगा। अभी Q1 की बात करते, Q1 आपका इस क्लॉक के समय 10th क्लॉक जब आती है तो Q1 आपका 1 है तो Q1 हमने डायरेक्टली ले लिया तो Q1 भी आपका यहां 1 है। ठीक है, और आपका जो Q0 बार है तो Q0 आपका 0 है, 10th क्लॉक जब आती है तो Q0 0 है तो Q0 बार क्या होगा, 1, और हमने Q0 बार ही लिया है 1। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा गेट है जो सारे उसके इनपुट कॉम्बिनेशन अगर 1 1 होते तो वो आउटपुट 0 जनरेट कर सकता है। तो ऐसा एक ही गेट है कि सारे इनपुट कॉम्बिनेशन 1 1 होने के बाद वो आउटपुट क्या करता है, 0 करता है। सिर्फ सारे इनपुट कॉम्बिनेशन 1 1 होने के बाद ही आउटपुट 0 करता है। ऐसा एक ही गेट है, कौन सा गेट है, नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है, सारे इनपुट कॉम्बिनेशन से अगर 1 1 अप्लाई करते तो देन एंड ओनली देन वो आउटपुट 0 पर भेजता है। अगर एक भी इनपुट कॉम्बिनेशन मान लो अगर यहां 0 होता,
अगर यहाँ 0 होता तो एक भी इसका इनपुट अगर 0 होता है नैंड गेट का तो वो आउटपुट 1 भेजता है, और उसने अगर क्लियर इनपुट अगर 1 भेजा तो फिर ये पिन आपकी एक्टिवेट नहीं होने वाली, क्लियर पिन, इसको 0 चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। तो यहाँ आपका 1 ही था, तो सारे इनपुट्स यहाँ 1 1 आपके हो जा रहे। कब? जब आपकी 10th क्लॉक आ रही है तब। तो यहाँ मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे यहाँ एक नैंड गेट लगाना पड़ेगा। तो नैंड गेट मैंने इसे यहां लगाया, तो नैंड गेट लगाया तो सारे इनपुट कॉम्बिनेशन 1 1 आपके हुए। कब हुए? जब 10th क्लॉक आएगी तभी हुए, ऐसी अरेंजमेंट हमने की। तो उसका आउटपुट 0 आया, सारे इनपुट कॉम्बिनेशन 1 1 करे तो इस नैंड गेट का आउटपुट आपका अभी 0 आ गया, और इस नैंड गेट का ये 0 आउटपुट मैंने प्रोवाइड कर दिया यहां सारे क्लियर इनपुट को। सारे ये जो भी मेरे क्लियर इनपुट्स है तो उसको मैं प्रोवाइड कर देता हूं ये, और उसको मैंने सारे को प्रोवाइड कर दिया ये क्लियर इनपुट को 0 0। अभी ये क्लियर इनपुट सारे 0 0 0 0 हो गए, मतलब ये इनेबल हो गए, क्योंकि ये लो इनेबल थे। तो सारे उसके आउटपुट जो है फ्लिप फ्लॉप के सारे आउटपुट वो 1 1 1 1 पे चले गए, और सॉरी 0 0 0 0 पे चले गए, और आपकी इनिशियल स्टेट अभी आ गई, पहुंच गई। मतलब ये टेम्परेरीली 1 0 1 0 सिर्फ कुछ समय के लिए था, कुछ समय के लिए आपको वो दिखाई भी नहीं दिया, डायरेक्टली काउंटर कूद गया आपका 0 0 0 0 स्टेट पे। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? इस क्लियर पिन से ही तो वो पॉसिबल हुआ, तो वही मेरा कहना था। तो इस क्लियर पिन सिर्फ यहाँ 1 0 1 0 पे ही ऑपरेट हो रही है, ये 1 0 1 0 कॉम्बिनेशन पे ही क्लियर पिन अभी ऑपरेट हो रही है। मान लो कोई अलग कॉम्बिनेशन हम ले लेते, आप कहेंगे कि यहां भी तो वो ऑपरेट हो सकती, तो नहीं होगी। अभी मैंने लिया ये 7th वाला कॉम्बिनेशन, तो 7th वाला कॉम्बिनेशन देखो Q3 पे क्या है? 0 है, तो Q3 पे मेरा 0 है, मतलब ये कॉम्बिनेशन 0 है। Q2 पे मेरा क्या है? 1 है, Q2 पे 1 है, लेकिन मैंने Q2 बार लिया है, तो Q2 बार मेरा 0 है, तो 2 इनपुट 0 हो गए। ठीक है, सारे इनपुट्स आपके 0 हो जा रहे हैं, यहाँ 1 1 यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ Q2 पे 1 है तो Q2 बार पे 0 है, तो यहाँ 0 है, यहाँ तो 0 था ही ऑलरेडी। ठीक है, और ये आपका Q1 है, तो Q1 मैंने डायरेक्टली लिया है, तो यहाँ 1 है, और Q0 आपका 1 है, तो Q0 का बार हमने लिया है, तो वहां 0 है, मतलब 3 इनपुट 0 है और 1 इनपुट 1 है। तो नैंड की तो प्रॉपर्टी की एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 जनरेट करेगा, तो यहां तो आउटपुट 1 जनरेट हुआ, तो ये पिन क्या इनेबल होगी? नहीं, ये लो इनेबल पिन है। तो ये पिन सिर्फ 1 0 1 0 कॉम्बिनेशन जब भी आएगा तो विद इन अ सेकंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, विद इन अ नैनो सेकंड, मिली सेकंड, एकदम कम से कम समय में डायरेक्टली ये नैंड गेट का आउटपुट 0 पे चला जाएगा, और ये क्लियर पिन एक्टिवेट होगी, और ये सीक्वेंस यहां टूट जाएगा, फिर से 0 पे जाएगा। तो फिर से एक बार 0 पे सीक्वेंस चला जाने के बाद ये क्लियर पिन डीएक्टिवेट भी होनी चाहिए, तो क्या वो होती है? देखते। 0 0 0 0 पे जाने के बाद देखो, अभी Q3 आपका आउटपुट 0 हो गया, तो 0 इसको अप्लाई हुआ। Q2 0 हो गया, तो Q2 बार तो 1 होगा, तो Q2 बार हमने अप्लाई किया, तो यहाँ 0 यहाँ 1 आ गया। Q1 आपका डायरेक्टली अप्लाई हुआ है 0, तो यहाँ 0 आ गया, और Q0 आपका उसका बार लेके, तो यहाँ 0 है, तो इसका 1, तो 2 इनपुट अभी 1, 2 इनपुट 0 हो गए जब आपका 0 0 0 0 इनपुट आउटपुट आ रहा था फ्लिप फ्लॉप के तब। तो 2 इनपुट उसके नैंड गेट के अभी 1, 2 इनपुट 0, तो एक भी इनपुट 0 था, आउटपुट 1, तो तुरंत इसका आउटपुट 1 हो गया। जब भी 0 0 0 0 कॉम्बिनेशन फ्लिप फ्लॉप पे जनरेट हुआ, तुरंत नैंड गेट में आउटपुट 1 आ गया। नैंड गेट में आउटपुट 1 आया, तो ये तो लो इनेबल पिन है आपकी क्लियर, तो उसको 1 इनपुट नहीं चलेगा, मतलब एक्टिवेट नहीं होगी वो, तो फिर से वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। और एक बार ये डीएक्टिवेट हो जाती है तो फिर से आपका अप सीक्वेंस चलता रहेगा, फिर से 1 0 1 0 जब आएगा 10th क्लॉक आएगी, तो ये फिर से ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा नैंड गेट, और आपका क्लियर इनपुट एक्टिवेट सारे हो जाएंगे, और आउटपुट 0 0 0 0 आ जाएंगे। तो ऐसा ये मॉड 10 काउंटर अभी बन गया। तो ऐसे सारा कौन सा भी काउंटर अगर आपको कहे कि मॉड 12 काउंटर बनाओ, अगर 3 फ्लिप फ्लॉप्स लेते तो 8 कॉम्बिनेशन जनरेट होते, तो वहां आपको कहता है कोई मॉड 6 काउंटर बनाओ, मॉड 5 काउंटर बनाओ। तो ऐसे ही गेट लेके सोचना पड़ेगा आपको क्या हो रहा है यहाँ, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप कहते कि मैंने यहाँ क्लियर इनपुट मेरा
ये जो क्लियर इनपुट है वो आपने तो लो इनेबल लिया, अगर मैंने हाई इनेबल लिया होता तो क्या होता, तो हाई इनेबल लिया होता तो यहां सारे को आपको इनपुट 1 पे भेजना पड़ता, सारे के इनपुट जब आपके 1 होंगे हाई इनेबल तभी आपकी क्लियर इनपुट एक्टिवेट होगी, तो इसका आउटपुट अभी 1 होना चाहिए फिर एट दैट टाइम, तो फिर वहां आप नैंड गेट नहीं इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको कोई अलग सोचना पड़ेगा। तो क्लियर इनपुट अगर आप हाई लेते, हाई इनेबल, तो आपको वहां इस्तेमाल करना पड़ता एंड गेट, क्योंकि एंड गेट की खासियत ही है, एंड गेट में क्या होता है 1 आपको यहां चाहिए तो सारे इनपुट आपके 1 होते तो आपको वो आउटपुट 1 देता है एंड गेट, तो एट दैट टाइम आपको एंड गेट लगाना पड़ता अगर ये क्लियर इनपुट आपके हाई इनेबल आप लेते तो। मैंने लो इनेबल लिए, आपने हाई लेते तो यहां एंड लगाना पड़ता, तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी के हिसाब से, एंड और नैंड नॉट जो भी आपके गेट है उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से सोचना पड़ेगा और आगे आपको खेलना पड़ेगा। तो ये सारा आपको क्लियर हो अभी जा रहा होगा। तो यहां हो क्या रहा है 1 0 1 0 पे ही आपकी क्लियर पिन एक्टिवेट हो जा रही है सारी, और 0 0 0 0 पे जाने के बाद फिर से क्लियर पिन डीएक्टिवेट हो जा रही है। तो आपको डिटेल में पता चल गया होगा। बीसीडी काउंटर हमने अभी बनाया। एक क्वेश्चन यहां से आया था थ्योरेटिकल कि बीसीडी काउंटर आपका मॉड 10 काउंटर होता है क्या, तो बिल्कुल बीसीडी काउंटर आपका मॉड 10 काउंटर होता है। तो एक नोट आप लिख लो आपके नोटबुक में, एवरी बीसीडी काउंटर इज मॉड 10 काउंटर, एवरी बीसीडी काउंटर इज मॉड 10 काउंटर, बट एवरी मॉड 10 काउंटर इज नॉट नेसेसरीली बीसीडी काउंटर। सारे मॉड 10 काउंटर बीसीडी काउंटर हो गया ऐसा हम नहीं बोल सकते, लेकिन बीसीडी काउंटर मॉड 10 काउंटर है, यह आपको पता चल गया अभी, ठीक है। और एक बात अच्छे से आपको नोटिस करनी है कि प्रीसेट पिन आप डाउन काउंटर होगा तो लेंगे, यहां अप काउंटर था इसीलिए हमने क्लियर पिन ली, ठीक है। तो ये जनरल नोटेशन आपको फॉलो करना है। प्रीसेट वाला भी एक एग्जांपल हम आगे जाके लेंगे, आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।